हेलो दोस्तों, डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पर्यावरण एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 1 में मैं 35 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। यह एमसीक्यू पर्यावरण के घटक और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए, जीव और वातावरण के बीच, मनुष्य और वन के बीच, मृदा और जल के बीच, पति और पत्नी के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीव और वातावरण के बीच। दूसरा प्रश्न है, किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके सहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रश्न है, किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके सहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, आनुवंशिकी, बी, समपारिस्थितिकी, सी, स्वपारिस्थितिकी, डी, जीव पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वपारिस्थितिकी। प्रश्न तीसरा है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है। ए, जियोम, जिसको इंग्लिश में बायोम बोलते हैं, समुदाय, अजैव वातावरण या पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोम। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन, धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, वो है धान का खेत। पांचवा प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालाब। प्रश्न 6, जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इसे इस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन है निर्भरता, शोषण, परजीविता, सहजीविता। कूट दिया हुआ है। कूट 1 और 2, केवल 4, केवल 3, केवल 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, परजीविता। सातवां प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। फिर से प्रश्न दोहरा दे रहा हूँ, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ऑप्शन, जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वहन क्षमता। आठवां प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन, ग्रिफिथ टेलर, चार्ल्स एल्टन, रेट जेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना 1927 में दी थी। 10वां प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। ऑप्शन है पर्यावास,
पारितंत्र, निकेत या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पर्यावास। जहाँ जीव रहता है उसके सटीक जगह को पर्यावास कहते हैं। प्रश्न 11, पारिस्थितिकी निकेत, जिसको इंग्लिश में निक बोलते हैं, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ग्रिनेल्स, डार्विन, ईपी ओडम या सीसी पार्क ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रिनेल्स ने। प्रश्न 12 है, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बृहद पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन है ए जैवमंडल, बी जियोम, सी स्थलमंडल और डी जैवमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैवमंडल। प्रश्न 14 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन सी शहरी पर्यावरण, ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। इस आंसर से संबंधित कुछ की पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, जिसे मानव जनित पर्यावरण भी कहते हैं, उन सभी प्रभावों को संदर्भित करता है जो मनुष्यों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर किए जाते हैं। ये मानव जनित गतिविधियाँ पर्यावरण को बदल सकती हैं और इनमें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव को शामिल हो सकते हैं। उदाहरण में वनों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा से। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। पर्यावरण दो शब्दों से बना है। परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। इसको हम मिला के बोल सकते हैं चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द का इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है सागरीय, महासागर, वन, पर्वतीय और मरुस्थलीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र सागर महासागर में होता है। ठीक है, देखिए, महासागर अपनी प्राकृतिक तरल प्रकृति, खारापन, अधिक घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश, ताप के कारण स्थिर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल? तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्षोभ मंडल, क्योंकि इसी मंडल में सभी तरह की गतिविधियाँ, चाहे आपका बादल हो या जीव जंतु रहते हैं, सभी तरह के जीवित चीज़ें यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाओं से पर्यावरण की रचना होती है। ठीक है। प्रश्न 20 है,
दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है हरा रंग में, बैंगनी रंग में, नीला रंग में, लाल रंग में। तो देखिए यहाँ पर की पॉइंट है कि नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम तथा लाल रंग में अधिक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है और नीले रंग में कम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। किसकी बात कर रही है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये तो पर्यावरणीय सुरक्षा से है, वृक्षारोपण ये भी है, और जल निकायों का सफाई ये सभी क्या है पर्यावरणीय सुरक्षा से है। लेकिन वन उन्मूलन ये पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। वन उन्मूलन मतलब पेड़ों की कटाई से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र बनता है, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र बनाता है बोला है ना। तो ए है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला दोनों से बनता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अधिकांश खाद्य जाल में हरे पौधे प्रमुख महत्व रखते हैं। अधिकांश खाद्य जाल में हरे पौधे प्रमुख महत्व रखते हैं। ऑप्शन देखते हैं अधिकांश जानवर पौधे खाते हैं, वह क्लोरोफिल बनाते हैं, वे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वे जानवरों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र की जनसंख्या में, एक पारिस्थितिक तंत्र की जनसंख्या में ऑप्शन दिया है प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक होते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता सबसे बृहद है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर द्वितीय उपभोक्ता सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो उनके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, कहाँ से उनको भोजन प्राप्त होगा। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादकों पर कम से कम निर्भर रहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादकों पर कम से कम निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र की जनसंख्या में, एक पारिस्थितिक तंत्र की जनसंख्या में प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता सबसे बृहद हैं, द्वितीय उपभोक्ता सबसे बृहद नहीं हो सकता पारिस्थितिक तंत्र में। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होता है, ये भी गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हो सकता है प्राथमिक उत्पादकों से। डी है प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादकों पर कम से कम निर्भर रहते हैं, ये भी गलत हो सकता है। कम से कम निर्भर होंगे तो कैसे उनका जीवन यापन चलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि पारिस्थितिक तंत्र की जनसंख्या में प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं वह खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादकों द्वारा संश्लेषित ऊर्जा समृद्ध यौगिक का अपघटन करते हैं। प्रश्न है वह खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादकों द्वारा संश्लेषित ऊर्जा समृद्ध यौगिक का अपघटन करते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरद खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है। जीवाणु ये तो जीवित में आता है, क्लोरेला ये भी जीवित में आता है, मानव ये भी जीवीय में आता है, लेकिन जल क्या है एक अजैविक घटक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 27 है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। जो उत्पादक होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, या जो काई होता है, ठीक है, शैवाल वगैरह, वो उनका क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन दिया है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना। ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना। डी है ऊर्जा को मुक्त करना। तो देखिए, इन उत्पादकों का कार्य क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ देखिए 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ H2O और सूर्य का प्रकाश, इन सभी से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके द्वारा 6H12O6 अर्थात शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में जाती है। तो ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हमारे ब्रह्मांड में पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। यहाँ पर न्यूनीकृत का अर्थ है बहुत कम पत्ते, और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन दिया है ए अधिपादप, ऑप्शन बी जलोद्भिद, ऑप्शन सी समोद्भिद, और ऑप्शन डी शुष्कोद्भिद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुष्कोद्भिद। देखिए शुष्कोद्भिद, इसको इंग्लिश में जीरोफाइट बोलते हैं और मरुद्भिद भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। शुष्कोद्भिद पौधे, मरुद्भिद पौधे, इसको जीरोफाइट बोलते हैं। वे पौधे हैं जो बहुत शुष्क स्थानों पर उगते हैं। ये पौधे पानी की कमी के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट हैं। शुष्कोद्भिद पौधे, जिसे मरुद्भिद या जीरोफाइट पौधे कहते हैं, वे पौधे हैं जो बहुत शुष्क स्थानों में उगते हैं। ये पौधे पानी की कमी वाली परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और जल संरक्षण के लिए विशेष शारीरिक संरचनाएं विकसित कर लेते हैं। जैसे कि इनकी बहुत जड़ें होती हैं, विकसित होती हैं लंबे लंबे, और मांसल तने होते हैं। पत्तियां जो हैं वाष्पोजन को कम करने के लिए कांटों के रूप में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, आप देखे होंगे नागफनी, यूफॉर्बिया, एलोवेरा, ये सभी क्या होते हैं, मांसल होते हैं। इनके जो पत्तियां कांटों में बदल जाते हैं ताकि कम से कम पानी का वाष्पोत्सर्जन हो सके और शुष्क स्थानों पे अपने आप को जीवित रह सकें। अगला है हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन देखिए, एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधे को कहते हैं। इस आंसर से संबंधित कुछ की पॉइंट हैं यहाँ पास। हाइड्रोफाइट्स, जिसको हिंदी में जलोद्भिद कहते हैं, वे पादप हैं जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि कमल फूल, ठीक है, देखे होंगे पानी में रहते हैं। दूसरा इसमें दिया है मेसोफाइट्स, जिसको समोद्भिद कहते हैं। वे पौधे हैं जो स्थलीय पौधे हैं, जो मध्यम तापमान और नमी के वातावरण में पनपते हैं, न कि बहुत सूखे या बहुत गीले वातावरण में, जैसे आम। जीरोफाइट, जिसको बता ही दिया मैं आपको, शुष्कोद्भिद, जिसको मरुद्भिद भी कहते हैं, यह अत्यंत शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट, जीरोफाइट, ये सभी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी।
हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। पानी संरक्षण का, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, आवाज़ के साथ पानी का संबंध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। देखिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स एक कृषि तकनीक है जिसमें मिट्टी का उपयोग किए बिना पौधे को उगाया जाता है। इसमें पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, पौधे को पानी में उगाया जाता है। पानी में क्या करते हैं, विभिन्न तरह के पोषक तत्वों को डाल दिया जाता है और उसी में पौधे को उगा दिया जाता है। बहुत सी जगहों में ऐसे खेती करते हैं बिना मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन किसे कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है, ए उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है, ए उष्णकटिबंधीय वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका कुछ की पॉइंट हैं, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, खासकर ब्राज़ील जैसे देशों में जहां भारी वर्षा, उच्च तापमान के कारण विविध पारिस्थितिक तंत्र और पौधों व जीवों की अनगिनत प्रजातियां पनपती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन दिया है, शुद्ध मिलावट रहित हो, आर्थिक दृष्टि से व्ययकार्य हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन समृद्ध हो। देखिए इको मार्क जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखने वाले प्रोडक्ट को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पास दिया हुआ है कुछ की पॉइंट, भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा स्थापित यह योजना 1991 में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान और बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इको मार्क, ठीक है, 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है? ठीक है, वन उन्मूलन से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वनारोपण से। तो देखिएगा सामाजिक वानिकी से तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ेगा नहीं, वन महोत्सव से तो बिगड़ेगा नहीं, वनारोपण से तो बिगड़ेगा नहीं, किससे बिगड़ेगा? वन उन्मूलन से, पेड़ों की कटाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MCQ सीरीज के पार्ट 1 में टोटल 35 प्रश्न लेकर के आया था। इसी तरह पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं आगे MCQ को बढ़ाऊंगा। तो जो भी नए दोस्त होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।